आवाज़ टीवी बनाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या था? हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ में है अमन सर, आवाज़ टीवी से, आवाज़ टीवी के फाउंडर। और अमन सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे एपिसोड में आए एंड आप हमारे फर्स्ट गेस्ट है आज के एपिसोड में। एंड मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना। धन्यवाद राहुल। जी सर, आपने आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम और बहुत कुछ हमें एनर्जी के तौर पे यहाँ दिया है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा। सर, जैसे कि आपने आवाज़ टीवी का फाउंडेशन किया, तो आवाज़ टीवी बनाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या था? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया। जी सर। मीडिया जो है, बहुत पहले से मीडिया से मुझे काफ़ी लगाव था। जबकि मैं बचपन में था तब उस वक्त लोकमत न्यूज़ पर आया करता था, या पत्रिका थी, हाँ हाँ। तरुण भारत था, हितवाद था, तो उसमें पढ़ा करता था। तो तब से ही मेरे मन में न्यूज़पेपर के बारे में एक खासा लगाव था कि इस माध्यम से हमारी बात जो है हम काफ़ी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो जब वो दौर था तो मुझे याद है कि 1998 में हमने सबसे पहले क्रांति सूर्य नाम का मैगजीन शुरू किया था। वाह, ओके। 1998 में। अच्छा। और लगभग 7 साल तक वो चला। उसके बाद मुझे फिर ईटीवी का ऑफ़र आया था हैदराबाद से। और उस वक्त ये दौर था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जस्ट स्टार्ट हुआ था, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रीजनल चैनल में सिर्फ ईटीवी थी। ओके। तब तक ये बाकी रीजनल चैनल्स कोई आए नहीं थे। हाँ हाँ। तो मुझे लगा कि प्रिंट मीडिया का तो अनुभव हमने ले लिया, अपना खुद का मीडिया बना लिया था। या फिर कभी कभी जो लोकमत, जनवाद जैसे, हितवाद जैसे पेपर में आ जाते थे। तो मुझे लगा कि ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जस्ट अभी बिगिनिंग हुआ है, और हमारे लोगों के जो मुद्दे हैं, हमारे जो इश्यूज़ है, उसको हम उठा सकते हैं। हाँ हाँ। तो इसलिए मैंने उस अपॉर्चुनिटी के तहत लिया। हालांकि तब तक मेरा बिजनेस भी ऐसा चल रहा था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये अपॉर्चुनिटी बाद में शायद नहीं मिलेगी। हाँ। तो मैं यहाँ से हैदराबाद में गया, ईटीवी मराठी में ज्वाइन किया, और लगभग उस वक्त 200-250 बच्चों में से मेरा सिलेक्शन हुआ था। अरे वाह, तो मेरे लिए भी वो एक गर्व की बहुत बात बड़ी थी। बात थी। हाँ। और मैं वहाँ तक लगभग 3 साल तक रहा ईटीवी में, हैदराबाद में। रिपोर्टिंग भी की, एडिटिंग भी डिस्क पे की। लेकिन जब मैं देखता था कि उस समय धम्मचक्र प्रतिदिन का 50 साल हुए थे 2006 में। हाँ। और मुझे मैंने ईटीवी में एक रिक्वेस्ट किया था कि भाई, ये बहुत बड़ा एक इवेंट है नागपुर में कि 50 साल धम्म जी 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 जी। तो आप मुझे प्लीज़ मुझे जाने दीजिए नागपुर में, मैं स्टोरीज़ करके लाता हूँ। और मैंने उन्हें कन्विंस भी किया कि हमारे जो लोग हैं वो बड़े पैमाने पे शिक्षित है, एजुकेटेड है, सैलरीड है, सर्विस क्लास में है, तो आपको रेवेन्यू भी अच्छा मिलेगा, एड्स आएगी। तो उन्होंने मुझे फिर नागपुर भेजा। लगभग मैंने 28 स्टोरी उस समय नागपुर में ईटीवी के माध्यम से की। मैं 7 दिन तक नागपुर में था, और मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और उसके बाद में जब 2007 का विधानसभा इलेक्शन था यूपी का, तब भी मैंने कहा था कि मुझे वो कवर करना है। हालांकि तब मेरे पे विश्वास करते नहीं थे कि बीएसपी चुन के आएगी यूपी से। अच्छा। लेकिन मैंने कहा था कि एक सोशल इंजीनियरिंग हुई है यूपी में, और मुझे वो भी करने का मौका मिला। तो मैं काफ़ी अच्छे मौके मिले ईटीवी में मुझे, अपने जो अपने आप को एनहांस करने का मौका ईटीवी ने मुझे दिया। फिर मुझे लगा कि यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हमारी बातें बहुत स्ट्रगल के बाद, काफ़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी कन्विंसिंग के बाद जाती है। बराबर। तो क्यों ना हम अपना मीडिया शुरू करें। करेक्ट। तो फिर वो होने के बाद में जस्ट एक नेटवर्क 18 का आईबीएन लोकमत चैनल शुरू हुआ था मुंबई से। ओके। तो वहाँ भी निखिल वागड़े थे, और मेरे एक फ्रेंड थे सुभाष तिर्की, उन्होंने मुझे कहा कि आप पहले यहाँ आ जाओ, यहाँ पे भी अनुभव ले लो, क्योंकि राउंड द क्लॉक चैनल है, 24/7 चैनल है। बराबर। ईटीवी तो राउंड द क्लॉक नहीं था उस समय, केवल न्यूज़ सुबह और शाम होती थी, और आवरली हाँ। बुलेटिन होते थे 5-5 मिनट के। बराबर। तो राउंड द क्लॉक चैनल का भी अनुभव ले लो। तो फिर मैंने सोचा ये भी बात ठीक है, राउंड द क्लॉक का अनुभव लेना चाहिए। तो फिर मैंने आईबीएन लोकमत का भी अनुभव लिया, 24 आवर्स। 24 आवर्स का। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि अभी स्टॉप होना चाहिए। तो हमने फिर सबसे पहले तो 2011 में लॉर्ड ऑफ द टीवी की शुरुआत की थी, और काफ़ी रिस्पांस लोगों का मिला था, क्योंकि बराबर। पहला चैनल था कि जो लोगों के डायरेक्ट घर में और दिलों में चला गया था। बुद्धा से रिलेटेड। हाँ, हाँ। बिल्कुल। तो एनीवे कुछ इश्यूज हुए, तो हमने सोचा कि अभी हमने ऐसा चैनल बनाना चाहिए कि जो न्यूज़ भी हो, जिसमें जिसमें एंटरटेनमेंट भी हो, जिसमें डॉक्यूमेंट्रीज हो, फीचर्स हो, स्टोरीज हो, तो एंटरटेनमेंट टाइप चैनल हमने बनाना चाहिए। तो इसलिए हमने 2013 में आवाज़ इंडिया टीवी की शुरुआत की थी नागपुर से ही, दीक्षाभूमि से। और नंदिता दास जो प्रख्यात अभिनेत्री थी, वो गेस्ट के तौर पे थी। डॉक्टर हर्षदीप कामले सर थे, और काफ़ी लोग उसमें थे। तो इस तरह से ये मीडिया की शुरुआत हुई थी।
इससे मतलब आप बचपन से ही मीडिया में आना चाहते थे सर, या लाइक आपने जो एजुकेशन लिया और आपने आपका जो काम है, ये दोनों में डिफरेंसेस हुआ था? नहीं, मीडिया में आने का तो पहले से ही था, क्योंकि मैं, जैसा मैंने पहले कहा कि न्यूज़पेपर्स पढ़ने का काफ़ी शौक़ था और लगता था कि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके माध्यम से पहुंच सकती है। तो इसलिए मैंने, जैसा मैंने कहा कि मैंने क्रांति सूर्य नाम का एक साप्ताहिक पेपर भी साप्ताहिक चलाया बनाया है था। मैंने जी। 7 साल तक। तो पहले तो ये नहीं था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आना है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी मिली और फिर आ गए। लेकिन एक बात मुझे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होती है कि 2013 में जब हमने आवाज़ टीवी शुरू की, तो हमने प्लेटफॉर्म दिए कई लोगों को। हमारे जो अनलिस्टेड जो लोग हैं, जिन्हें कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, बहुत ऐसे विद्वान हैं, विचारक हैं, लेखक हैं, साहित्यिक हैं, हमारे अच्छे टैलेंटेड युवा हैं, तो उनको अपने उनके टैलेंट्स को हमने प्लेटफॉर्म दिया। हमारे जो बिजनेस करने वाले साथी हैं, तो ऐसे लोगों को हमने प्लेटफॉर्म दिया। और इवन जो हमारे लोगों के सिविल इश्यूज़ है, केवल हमारे लोगों के नहीं, जनरल लोगों के भी सिविल इश्यूज़ है, उस सिविल इश्यूज़ को भी हमने उठाया और उनको जस्टिस दिलाने का काम किया। तो चैनल के माध्यम से मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा और उम्दा काम ये हुआ है कि जिस समाज के पास में अपना कोई मीडिया नहीं था, उस समाज को मीडिया देने की कोशिश हमने की। और उस समय की 2013 में जब कोई सोचता नहीं था, 2011 में जब की तब सोचता नहीं था। आज तो काफ़ी यूट्यूब आज तो बहुत सारी चीज़ें available। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, लेकिन उस वक्त का जो स्ट्रगलिंग पॉइंट था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और आज correct। 10 साल हमारे मीडिया को हुए हैं, ये भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हाँ, अभी बीच में मैंने 10 साल जो आपके आवाज़ टीवी को हो गए थे, उसका एक फंक्शन भी अटेंड किया था और बहुत अच्छा फंक्शन था, सूरज जी वगैरह उसमें थे। सर ये 10 सालों में आवाज़ टीवी पहले टीवी पे था बेसिकली, फिर वो यूट्यूब पे आपका फोकस शिफ्ट हुआ और आज हमने देखा है कि यूट्यूब पे आपकी गोल्डन बटन भी है। मैं तो उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करूँगा कि एक चैनल जो हमारे लोगों की आवाज़ उठाता है और वो आज एक गोल्डन बटन अचीव कर चुका है। सो सर अभी लेकिन जो आपका फोकस है वो आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कम हो गया है एंड यूट्यूब की तरफ ज़्यादा है। इसको लेके आपका क्या कहना है? ऐसा है कि जब हम चैनल चलाते थे तो हमारे लिए फाइनेंशियल इश्यूज काफ़ी आते थे, क्योंकि आप जब एक कम्युनिटी मीडिया को लेकर चलते हैं और जब फुले शाहू अम्बेडकर भगवान बुद्ध की बात करते हैं, तो बाकी का जो एक थोड़ा सा जो बिजनेस का क्लास है वो आपसे थोड़ा सा इंटैक्ट दूर हो जाता है, क्योंकि वो उन्हें लगता है कम्युनिटी मीडिया है तो हमें बेनिफिट होगा, नहीं होगा, वॉट एवर जो भी है। करेक्ट। तो फिर भी हमने काफ़ी अलग अलग अपने दिमाग, हमारे साथ प्रफुल्ल भादेराव जी है जो मार्केटिंग देखते हैं, तो प्रीतम बुलकुंडे थे प्रोडक्शन देखते थे, डॉक्टर फुले है, काफ़ी बड़ा एक हमारा ग्रुप है, एंकर से लेके सारे एडिटर से लेके काफ़ी लोग का एक बड़ा ग्रुप नेटवर्क था, एक टीम वर्क के माध्यम से हमने किया। तो हमने ये देखा कि फाइनेंशियल इश्यूज़ को हमने एड्रेस करने के लिए काफ़ी अलग अलग एक्टिविटीज़ किए, काफ़ी सोच विचार करके अलग अलग कंटेंट डेवलप किए जिससे पैसा आ सके। लेकिन 2018 का जो समय था, जब भारत में डेटा थोड़ा सा सस्ता हो गया और हर एक को एक्सेस हो गया मोबाइल का, और स्मार्टफोन्स भी मैक्सिमम लोग के पास आने लगे, तो 2018 में फिर हमें लगा कि यूट्यूब भी एक वन ऑफ द ऑप्शन है आपके फाइनेंशियल अचीवमेंट के लिए। हाँ, तो हमने जब देखा कि काफ़ी लोग जो है यूट्यूब से पैसा कमाते हैं और अपनी बातें भी वहाँ तक पहुँचती, लाखों लोगों तक पहुँचती है, तो 2018 में हमने फिर, हालांकि चैनल तो यूट्यूब का हमने 2013 में शुरू किया। अच्छा, ओके। 13 में शुरू किया था, लेकिन 18 के बाद से आते आते हमें लगा कि यूट्यूब को भी हमने फोकस करना चाहिए, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो 2018 से लेकर 2023 तक अब लगभग 20 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब पे भी अब तक हो चुके हैं। तो यूट्यूब पे फिर मैंने देखा कि क्या लोगों को पसंद है, तो पहले 2 या 3 मिनट के वीडियोस पे ज़्यादा फोकस किया। फिर ये छोटे छोटे न्यूज़ बनाने लगे हम यूट्यूब के लिए, और उस माध्यम से जो है फिर ये लगा कि केवल न्यूज़ बनाने से काम नहीं चलेगा, तो कुछ वीडियोस जो हम ऑलरेडी टीवी के लिए बनाते हैं तो थोड़ा बड़ा होता है, तो शॉर्ट में क्यों ना किया जाए। तो फिर शॉर्ट वीडियोस भी बनाने लगे। शॉर्ट वीडियोस इन द सेंस 10 मिनट के, 15 मिनट के इंटरव्यूज़ वगैरह, या फिर अलग अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो होते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज होती है, फीचर्स होते हैं, स्टोरीज होती है, इस तरह के बनाने शुरू किए। तो वो उससे क्या हुआ कि यूट्यूब का जो रीच है काफ़ी धीरे धीरे ग्रो होने लगा, बढ़ने लगा, और आज एक लेवल पे आ गए कि 20 लाख सब्सक्राइबर्स है, तो हर महीने 1 करोड़ लोगों के आसपास हम तक पहुंच पाते हैं। फेसबुक पे भी लगभग 5 लाख फॉलोइंग और लाइक्स है, तो वहाँ पे भी
पहुंच पाते हैं, और टीवी का मीडिया तो है। तो आज के कंडीशन में नागपुर से स्टार्ट हुआ ये चैनल, क्योंकि जनरली चैनल स्टार्ट होते हैं मुंबई से, मुंबई पुणे बड़े जगह सिटीज से होते हैं, लेकिन नागपुर जैसी सिटी से एक स्टार्ट किया हुआ चैनल आज एक अपने अच्छे लेवल पे है। मैं ये नहीं कह सकता कि हमने बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन कुछ तो ज़रूर अचीव किया है। सैटेलाइट पे भी हमने कुछ समय तक कोशिश की थी, तो उस समय भी पूरे भारत में हम पहुंच गए थे, लेकिन फाइनेंशियल इशू की वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पाया उसको सस्टेन करना। लेकिन एक अच्छे लेवल पे हैं, और हमारी कोशिश है कि आने वाले 2-3 सालों के भीतर पूरे देश के अंदर हम लोग इसका प्रसारण कर सकें। सर एक जब जैसे आपने कहा कि एक समाज को रिप्रेजेंट करने वाला अगर हम कभी किसी कंटेंट को पकड़ के चलते हैं, जैसे आवाज़ टीवी अगर हम बोले तो ये बुद्धिस्ट या फिर अम्बेडकराइट ऑडियंस को रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं, तो इसमें कहीं ना कहीं एक लिमिटेशंस आ जाती है, लोगों के माइंडसेट में वो असर होता है। तो उसको उसी के तौर पे आप लोग आज तक या एनडीटीवी इन जैसो नहीं बन पाते हम लोग, या नहीं, हमने वैसा प्रयास नहीं किया था। हमने नाम आवाज़ रखने का कारण ये था कि ये सभी के लिए एक्सेप्टेबल हो। आवाज़ इंडिया टीवी रखने का नाम ही था कि सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। और हमने जो पिछले 10 सालों में काम किया, मुझे याद है कि प्रफुल्ल ऑलमोस्ट उसमें काफ़ी इन्वॉल्व थे। कुनबी लोग, ओबीसी लोग, मराठा लोग, ट्राइबल्स हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जैन हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है कि जो आज हमारा टीवी देखता होगा। सबकी आवाज़। तो हमने सबकी आवाज़, जैसा सिविल इश्यूज हमारे हैं, रामदास पेट के लोग हम में रहने वाले लोग, हमको फ़ोन आते हैं कि हमारे घर के आजू बाजू में बड़े कचरा है, ये है, वो है, आप आइए। तो हम लोग जाके वहाँ पे जब गए, उनकी आवाज़ बन के आए, तो वहाँ के नगर सेवक ने या वार्ड ऑफिसर ने फिर वो इश्यूज़ को सॉल्व किया। तो ये हमारे कारण भी हुआ। बुट्टी बोरी में बहुत बड़ा एक बार पूर आया था और काफ़ी घर बह गए थे। तो तुरंत जब हमने वो शो किया, तो तुरंत जब उस वक्त के रामटेक के सांसद थे मुकुल वासनिक, उन्होंने उनको 1-1 लाख के चेक दिला दिए। या फिर अभी बीच में यहाँ पे एक बेसा के आसपास ही कहीं तो भी एक जगह आग लगी थी, तो वो शो हमने दिखाया। तो काफ़ी लोगों ने उनको फिर राशन, पानी, पैसा या फिर फूड्स, कपड़े वपड़े दिए। ऐसे काफ़ी, मुझे लगता है लगभग 4000 शोज़ आवाज़ आपकी के हमने किए। तो 4000 शोज़ हर ऐसे बस्ती में किए हैं जहाँ कास्ट क्रीड का कोई ये नहीं था। हर व्यक्ति के लिए, हर इंसान के लिए, हर जो कोई व्यक्ति यहाँ पे रहता है उसके लिए हमने काम किया है। तो लिमिटेशंस के बाहर जाके हम लोगों ने काम कर। अरे हमारा तो बुद्धिज़्म, अम्बेडकरिज्म मतलब क्या है, इट इज़ फॉर ऑल ना, इट्स फॉर ऑल। ये जो फिलोसॉफी है, ये कोई किसी एक जाति के लिए, समूह के लिए नहीं है। इट इज़, ये जो इंसानियत पे, मानवता पे विश्वास रखते हैं, जिनको लगता है कि देश में समानता, मैत्री, भाईचारा रहे, उनके लिए फिलोसॉफी है। तो हमने उस पर भी काम किया, और जो लोगों के सिविल इश्यूज़ है या जो उनके जो अपने इश्यूज़ है, उस पर भी हमने काम किया। सर ये आज भी यूथ जो है वो बहुत सारे बच्चे अभी एक पर्टिकुलर खास बेस कंटेंट बनाना चाह रहे हैं और आगे उस पर ले जाना चाहते हैं अपने करियर को। तो आपको कैसा लगता है कि अगर वो लोग एक कंटेंट, एक नीश भी नहीं कहूँगा, ये एक हाँ, कि इसी जोन में हम लोग काम करेंगे और हम लोग अपने ही कम्युनिटी को बताएंगे और वो उसमें बढ़ना चाहते हैं, तो क्या आपको वो रास्ता सही लगता है कि वो उस तरीके से ही चले? नहीं, देखो, देश में ना 6400 से अधिक जातियाँ हैं, और बीइंग अम्बेडकराइट, बीइंग ए बुद्धिस्ट, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको लीड करें। हमें लीड करना है, तो हमें अपने आप में ही इन्वॉल्व होकर नहीं रहना है। दुनिया बहुत बड़ी है, आप यहीं पे जाके आपको दुनिया के बाहर भी जाना है, बहुत कई देश है वहाँ भी जाना है, अपने आप को पहुँचाना है। तो अपना वैक्यूम जो है बहुत बड़ा रखना है, छोटे से इसमें नहीं खेलना है। क्योंकि क्या है, कुछ समय के लिए आपको प्रसिद्धि मिल जाएगी, कुछ समय के लिए आपको रेवेन्यू आ जाएगा, बट दिस इज नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। एब्सोल्यूट। और हमारा जिम्मेदारी यह है कि हम लोग जो विचारधारा के साथ आते हैं, हमारे देश, भारत देश में जैसा आपको पता है कि विचारधारा जो है, एक विषमता की विचारधारा है और एक समानता की विचारधारा है। समानता की विचारधारा हर व्यक्ति को समान समझती है, उसमें कोई भेद नहीं करती। तो ऐसी विचारधारा को हमके लोगों तक पहुंचाना है। तो हमारे थॉट्स को लोगों तक पहुंचेगा कौन? हमें ही पहुंचाना है। तो हमें सबके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। उनके जो इश्यूज़ है उनको भी एड्रेस करना पड़ेगा। जैसे हम ओबीसी लोगों के साथ में गए, उनके इश्यूज़ को भी एड्रेस किया। आज ये आलम है कि ओबीसी के भी आंदोलन में हमारे पोस्टर्स नज़र आते हैं, हमारे थॉट्स नज़र आते हैं। एब्सोल्यूट। तो ये क्या है, ये हमने जब काम किया उसका रिफ्लेक्शन है। तो ये रिफ्लेक्शन आना चाहिए। आज ओबीसी के आंदोलन से ओबीसी लोग या कोई भी अलग अलग कम्युनिटी के लोग बोलते हैं कि अब मैं आते थे, मुझे किसी लोगों ने कहा कि
ये अम्बेडकर आंदोलन का परिणाम है कि आज हमें समझ में आ रहा है कि आरक्षण क्या है, वाह। आज हमें समझ में आ रहा है कि हमारे राइट्स क्या है। तो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू से कि ये उनके राइट्स दिलाना भी आपका ही काम है ना। आप ये नहीं कह सकते कि वो जल्दी सुधरते नहीं हैं या जल्दी मानते नहीं हैं, ऐसा करके काम नहीं चलता है। जो लीडर होता है वो बहुत पेशेंस उसमें होनी चाहिए और उसको आगे लेके जाना है दुनिया को, तो उसने लिमिटेशंस में नहीं रहना चाहिए, लिमिटेशंस के बाहर काम करना चाहिए। हाँ, एकदम एकदम सही सर ये, क्योंकि आज के समय में हम लोग देख रहे हैं, खासकर जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कशन में किया था कि अटेंशन स्पैम बच्चों का कम हो गया है। लोग बहुत कम समय में अगर उनको पसंद आई चीज़ें तो वहाँ रुकते हैं, अदरवाइज वो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग स्टार्ट में बात भी कर रहे थे कि हम आवाज़ टीवी इंस्टाग्राम और शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए क्या कर रही है, और क्या आप लोगों के उसके रिगार्डिंग कुछ प्लान्स है कि आप उसके थ्रू कुछ दिखाना चाह रहे हैं? इंस्टा और यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो पे ध्यान देना ज़रूरी है और मैंने अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि क्योंकि क्या होता है, काफ़ी कम टीम के साथ काम करना पड़ता है, बराबर, रिसोर्सेस काफ़ी कम होते हैं। तो अभी टीवी को भी देखना है, फेसबुक को देखना है, यूट्यूब को देखना है, ट्विटर को देखना है, तो वेबसाइट को भी देखना है, फिर सारा कंटेंट डेवलपमेंट पे ज़रा ध्यान देना है, एडिटिंग में क्या जाने वाला है उस पर ध्यान देना है, आपको बहुत अच्छे थंबनेल्स बनाने हैं, हाँ, वो आपको ज़रूरी है। सोचना है कि थंबनेल्स में आप टाइटल क्या देना है। तो देर आर सो मेनी थिंग्स है कि जो इन्वॉल्व होते हैं अपने आप में, अपन दिन भर अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। तो ऐसे इसमें शॉर्ट्स पे और इंस्टा पे थोड़ा ध्यान कम हुआ है, लेकिन आने वाले वक्त में ज़रूर उस पर भी काम करेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ हमने काम किया वहाँ पे सफलता ही हासिल की। बिल्कुल सर, और उसमें आपको उसमें भी सफलता मिलेगी। सर लेकिन जैसे आप लोगों की आवाज़ हो, साथ ही साथ आवाज़ के साथ में उनका अपब्रिंगिंग चेंज करने के लिए, उनको नॉलेज देने के लिए, बाबा साहेब और बुद्धा के थॉट प्रोसेस पहुंचाने के लिए आवाज़ टीवी किस तरीके से इनिशिएटिव ले रहा है? हमने जैसा यूथ में भी काम किया है, हमने यूथ कॉर्नर जैसा एक शो बनाया था, हम अलग अलग कॉलेजेस में भी गए और करियर के रिगार्डिंग भी हमने काफ़ी प्रोग्राम्स किए। बच्चों को अच्छे, जिसको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, किसी को बैंकिंग में जाना है, किसी को सर्विस सेक्टर में जाना है, किसी को बिजनेस में जाना है, तो इसके रिलेटेड भी हमने काफ़ी काम किया। युवाओं पे हमारा फोकस ये रहा है कि आइदर यू हैव टू चूज़ जॉब और यू हैव टू चूज़ बिजनेस, दो ही बातें हैं। तो वो दो बातों को किस तरह से उन्हें सपोर्ट किया जाए, किस तरह से उन्हें मोटिवेट किया जाए, तो ऐसे मोटिवेशनल कैंप भी हमने लगाए, बड़े बड़े लोगों को हमने इनवाइट भी किया। तो हमारा ये कोशिश है कि यूथ्स जो है वो सही दिशा में जाए, तो उस पर भी हमने काम किया है। काफ़ी प्रोग्राम्स हमने लिए हैं, काफ़ी बड़े लोगों को हमने इनवाइट भी किया है और काफ़ी बड़े पैमाने हमने जापानीज़ लैंग्वेज पे काम किया कि लोगों को जापानीज़ लैंग्वेज, बच्चों को जापानीज़ लैंग्वेज, आज कई बच्चे जापान में काम भी कर रहे हैं, तो ये भी काम हमने इनिशिएटिव के तौर पे किया था और उसको भी सक्सेस मिला है। अच्छा, बहुत अच्छा। सर ये एक और चीज़ कि अगर किसी को अपना करियर एज एन रिपोर्टर और एज एन मीडिया लाइन में स्टार्ट करना है, जर्नलिज्म में स्टार्ट करना है, तो और वो अगर वह किसी पिछड़े समाज से आता है बच्चा, तो उसको किस तरीके से आवाज़ टीवी सपोर्ट करता है, या कुछ आप सोच रहे हैं कि उन्हें कुछ ट्रेनिंग दी जाए, टीचिंग दी जाए इस तरीके से? एक्चुअली जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे साथ में सब न्यू कमर्स थे, कोई एक्सपीरियंस बंदा नहीं था। हम 3-4 अगर लोग छोड़ दी जाए, जैसे मैं हूँ, प्रीतम है, फुले सर है, प्रफुल्ल है, या संदीप मिश्रम था, तो ऐसे अगर कुछ लोग छोड़ दिए जाए तो हमारे साथ में जो भी बंदे थे सब ये अनट्रेंड थे। एक अश्विन था कैमरा में जो ट्रेंड था। तो हमने शुरुआती वही से की थी कि हमें जैसा कहते हैं कि आपको शहादत करनी है। शहादत उसके लिए नहीं करना है, अपने आप को मिटाना नहीं है, अपने आप को समाज के लिए समर्पित कर देना है, अपने आप को कमिटेड करना है सोसाइटी के लिए। तो हमने उन बच्चों के अंदर वो स्किल्स डेवलप किए। आज हमारा हर एक कैमरामैन या हमारा एडिटर वो स्किल्स के साथ में परिपूर्ण है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट उसने दिया है। हमारे डॉक्यूमेंट्रीज हो, फीचर्स हो, शॉर्ट स्टोरीज हो, जो भी हमने प्रोग्राम्स बनाए तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट उसने दिया है। तो वो हमने जो भी न्यू कमर्स थे और जो चाहते थे कि इस फील्ड में आना है, तो उन्हें हमें हमेशा इनकरेज किया है। आज भी जो बच्चे चाहते हैं कि उन्हें रिपोर्टर बनना है, एडिटिंग सेक्शन में आना है, या कैमरा में जाना है, या जो भी मीडिया से रिलेटेड जो भी काम करना है, वी आर ऑलवेज ओपन फॉर देम। हम लोग उन्हें कोई चार्ज भी नहीं करते। वाह, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि अगर वो चाहत है उसके अंदर में, इतना ही है कि उसे समर्पण भाव से आना है, काम करना है, बैठना है, सीखना है, समझना है, वो उसमें वो क्वालिटी होनी चाहिए।
बाकी उसके लाइफ को एनहांस करने का काम हम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म मिले उन्हें। कई लोग आजकल हमारी यूनिवर्सिटीज़, नागपुर यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन और ऐसे कोर्सेज भी अवेलेबल है, लेकिन उसके बाद उन्हें कहीं जाने मिलता नहीं है। और उस जगह पे अगर आवाज़ टीवी या आपके जैसे लोग उन्हें कुछ गाइडेंस दे पाए, कुछ नॉलेज दे पाए, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। सर, आवाज़ टीवी में जैसे आपने बताया कि आप अभी नॉलेज देने के साथ साथ आवाज़ का, एक लोगों की आवाज़ बनने का भी काम करती है, तो इसके आगे आप अपने आप को कैसे देखते हैं कि एक नेशनल टीवी के तौर पे अपने आप को देख रहे हैं या फिर एक रीजनल टीवी ही आप सोच? नहीं, हमारा अभी तो जो लुक है वो नेशनल टीवी का ही है। आप जो लोकल चैनल्स को देखिए और हमारे चैनल्स को देखिए टीवी पे और कंपेयर कीजिए, तो आपको दिखेगा कि नेशनल लुक का फील आपको अपने चैनल पे आएगा। तो हमने बिगिनिंग से उसको उस तरह से देखा है। और जैसा हमने सैटेलाइट पे 2016 में उसको स्टार्ट भी किया था, तब देश भर के लगभग 20 राज्यों तक हम पहुंच भी गए थे। तो एनी हाउ वो हम पीछे आ गए फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, बट स्टिल होपफुली हम लोग आगे जाएंगे। हाँ, जाएंगे, हमारा बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। सपना है, ध्येय उद्देश्य के साथ ही है कि हमें देश के हर राज्य में पहुंचना है, हर कोने तक जाना है और नेशनल लेवल का चैनल हमें इसको बनाना है। और आज भी भले ही हमारा जो आज का दायरा है, विदर्भ में हमारा चैनल दिखता है, सम पार्ट्स ऑफ मराठवाड़ा है, कुछ पार्ट्स ऑफ एमपी छत्तीसगढ़ भी है, लेकिन साउथ के लोग हमें इनवाइट करते हैं, नॉर्थ के लोग इनवाइट करते हैं, ईस्ट के लोग इनवाइट करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के भी लोग इनवाइट करते हैं, क्योंकि ये क्रेडिबिलिटी हमने डेवलप किए थे 10 सालों में। तो हम तमिलनाडु भी गए, हम आंध्रा भी गए, हम उधर राजस्थान भी गए, यूपी भी गए, कर्नाटक भी गए, गुजरात भी गए। तो हर स्टेट में ऑलमोस्ट हमने गए और हमको लोगों ने इन्वाइट किया। दूर दूर तक लोग हमको इनवाइट करते हैं कि आप आइए, हमारा प्रोग्राम दिखाइए अपने चैनल पे और हज़ारों लाखों लोगों तक हमें पहुंचाइए। तो ये एक विश्वास है, एक ट्रस्ट है जो हमने, मुझे लगता है कि 10 सालों में लोगों का बिल्ड किया है। और आने वाले दिनों में ज़रूर आज का ये जिस लिमिटेड दायरे में है उसको और उसका कैनवास बड़ा करने की हमारी मंशा है और हम करेंगे उसको। बिल्कुल सर। एक लास्ट क्वेश्चन की सर, अभी जैसे हम लोग एक पर्टिकुलर समाज को रिप्रेजेंट करते हुए जाते हैं, तो उस दौरान फंडिंग की वजह से हम लोग कई बार पीछे हो जाते हैं। बहुत जगहों पे हम लोगों को फंड का इशू होता है। तो आप जब फंड के लिए कभी किसी स्पॉन्सर्स या बड़ी ब्रांड के पास जाते हैं, तो क्या आपको कम्युनिटी बैरियर फेस करना पड़ता है? नहीं, वो तो थोड़ा बहुत बैरियर फेस करना ही होता है, लेकिन हमने हल्दीराम जैसा ब्रांड हमारे पास में है, सेंट्रल बैंक हो, ONGC हो, रेमंड हो, काफ़ी ब्रांड्स, अभी मैं काउंट नहीं कर सकता इतने ब्रांड्स पे हमने काम एड्स हमने लाए। तो ऐसा होता है कि आपको बहुत कॉन्फिडेंटली जाना है मार्केट में। प्रफुल्ल जी आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में मार्केटिंग पे आप उस पर उनका रखिए। जी बिल्कुल, उनसे मेरी तो बात क्या करेंगे। होता है, हाँ, जब हम पहली बार गए किसी भी के पास, तो हम अपने आप को प्रेजेंट ये करते हैं कि वी आर नॉट जस्ट कम्युनिटी मीडिया, हम सब जगह दिखते हैं और सभी लोग देखते हैं। बट स्टिल इफ दे हैव इंप्रेशन कि आप कम्युनिटी मीडिया हो, स्टिल यू हैव टू से कि देखो भाई, विदर्भ के अंदर 25% पॉपुलेशन हमारा है, करेक्ट। ठीक है, और ऑलमोस्ट ऑल सभी लोग एक वेल एजुकेटेड ऑडियंस है। और ये जो ऑडियंस एक आपका मार्केट भी है, क्योंकि उसके पास में पावर परचेसिंग कैपेसिटी भी है। वो आपके कोलगेट से लेके तो BMW खरीद रहा है आज, है ना, आज उसके पास में कैपेसिटी है। आप हमारे कॉलोनीज देखिए, हमारे फ्लैट्स देखिए, घर देखिए, तो आपके पास जो आने वाला ये है कस्टमर है, उसके पास में सब कुछ है आज और वो कैपेसिटी है। तो आज अगर आप हमारे माध्यम से प्रमोशन करेंगे तो आपको एक अच्छा बिजनेस मिल सकता है। तो ये विश्वास, ये ट्रस्ट आपको कॉन्फिडेंटली उसके सामने पेश करना है। और मार्केटिंग का एक फंडा ये होता है कि आप अगर 100 लोगों के पास में जाएंगे तो 10 लोग कन्विंस होंगे। हाँ, वो तो है। तो वो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो वो अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली, और अलग अलग तरीके होते हैं, बहुत अलग अलग कंटेंट ऐसे है कि जिसके माध्यम से आप मार्केटिंग कर सकते हो, जिसके माध्यम से लोगों तक जा सकते हो, जिसके माध्यम से पैसा ला सकते हो। तो पैसा लाना अपने आप में कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, सिर्फ कमिटमेंट चाहिए, ईमानदारी चाहिए, मेहनत चाहिए। ये हुआ तो यू कैन। एब्सोल्युटली सर, बहुत अच्छा इनपुट्स आपसे हमें मिला, बहुत अच्छा इंसाइट हमको आपसे मिला। एंड यूथ को एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि जो भी मीडिया स्ट्रीम में जाना चाहता है तो वो सर की जर्नी देख सकता है, जो 2013 से इन 10 सालों में एक माइलस्टोन की तरह है। एंड
बहुत कुछ आप लोगों को सिखा रहे हैं, बहुत कुछ लोगों को बता रहे हैं सर। तो थैंक यू सो मच, आप हमारे एपिसोड में आए एंड ऐसे ही इंस्पायर करते रहे लोगों को। थैंक यू